गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा सारा यह कृत्य किया गया था। और वो दिन, उस दिन के साक्षी, उन पलों के साक्षी सदैव शांता जी इस विषय में सारी बात हम सबके बीच में रखेंगे। ये विशेष आज का यही हमारा विषय है। मैं विनम्र आग्रह करूंगा सदैव श्री शांता कुमार जी से कि हम सबका मार्गदर्शन करें। सदैव श्री शांता जी, धन्यवाद। पत्रकार मित्रों, भारत के इतिहास का सबसे कलंकित काला अध्याय, सबसे कलंकित और काला अध्याय 50 वर्ष पहले इस देश में, और उसकी याद आज हम सब कर रहे हैं। मेरी कठिनाई है, मैं कल रात से ही उन पुरानी यादों में खो रहा हूं, बार बार आंसू पूंछ रहा हूं, इसलिए क्योंकि उस भयंकर संकट को सहन करने में जो मेरी जीवन साथी मेरे साथ खड़ी रही थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मुझे आज बोलना भी कठिन हो रहा है, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, देश को याद रखना चाहिए कभी ऐसा भी हुआ था। ये भारत है। हम राम को याद करते हैं और रावण को जलाते हैं हर साल। रावण को भी भूले नहीं, प्रभु राम को याद करते हैं और रावण को हर साल जलाते हैं। इसलिए भारत के इतिहास के इस कलंकित काले अध्याय को याद रखे पूरा देश, इसलिए हमारी पार्टी आज ये दिन मना रही है। सबसे बड़ी बात, पूरा देश जेल खाना बना दिया गया। अरे और तो छोड़ो, जयप्रकाश नारायण जिन्होंने पूरी जवानी देश के लिए दी, और ऐसे देशभक्त नेता थे जिन्होंने जेल को तोड़ करके जेल से भागे, अंग्रेज की जेल को तोड़ करके। उस जयप्रकाश नारायण को भी पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, और हम जैसे हजारों कार्यकर्ता को जेल में डाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआ क्या था। इस भारत में कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई विदेशी आक्रमण हुआ था, ना भूचाल आया था, ना तूफान आया था, केवल एक नेता की कुर्सी चली गई थी। दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में किसी देश में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि एक नेता की कुर्सी जाने के बाद उस देश को जेल खाना बना दिया जाए। ये केवल भारत में हुआ, केवल भारत में हुआ। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, इसलिए मैंने कहा कि भारत के इतिहास का अत्यंत कलंकित काला अध्याय है। भगवान की कृपा है कि चुनाव हो गया, और इंदिरा गांधी जी ने चुनाव इसलिए करवाया क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई, तो चारों ओर से रिपोर्ट आई, चुनाव करवाइए आप ही आप हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। किसी की हिम्मत नहीं होगी चुनाव लड़ने की, नाम मात्र का चुनाव होगा, आप जीत जाएंगे सब जगह। ये रिपोर्ट देने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर चुनाव ना होता तो पता नहीं हम कितने दिन जेलों में रहते। चुनाव हुआ और देश के दिल में जो भड़ास थी वो निकाली। ऐसा परिणाम निकला कि कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई। जेल के दरवाजे खुले,
हम जेलों से बाहर आए, चुनाव हुआ, और थोड़े दिन के बाद मैं सच कहता हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कभी कभी मुझे ख्याल आता था मुख्यमंत्री हूं, अभी तो मैं नाहन जेल में था। ये भारत की जनता ने चमत्कार करके दिखाया। सब कुछ सहा इमरजेंसी में, लेकिन उसका बदला ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश इस बात को याद रखे, इसलिए आज का दिन हमने मनाया है ताकि दोबारा कभी इस देश के इतिहास में इस किस्म का कोई कलंकित अध्याय न आए। भारत के लोग इस बात को याद रखें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उसके लोकतंत्र में एक नेता की कुर्सी को बचाने के लिए सारे देश को कभी जेल खाना बना दिया था, और कुछ लोग जेलों में मरे थे, बलिदान हुआ था उनका। इस बात को याद रखने के लिए हम ही करते हैं। मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और करूंगा। लोकसभा का चुनाव हो गया। मैंने लोकसभा के चुनाव में आज तक कोई टिप्पणी की, सोचता रहा, विचार करता रहा। आज शायद पहली बार मैं चुनाव के बारे में बात कर रहा हूं। इस चुनाव परिणाम से मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। ये ठीक है, एग्जिट पोल के परिणाम के बाद जब चुनाव आया तो एकदम निराशा मुझ में भी आई। फिर मैं समझ गया, मैं कह नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा, होना चाहिए। तो मैं भारत की जनता का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव का बहुत बढ़िया परिणाम दिया। पहली बात, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री, छोटी बात नहीं है। बहुत मुश्किल होता है दूसरी बार आना, तीसरी बार आना लगभग असंभव रहता है। और भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं आ सका। तो तीसरी बार भाजपा, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, बहुत खुशी मुझे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत मित्रों को बुरी लगेगी, मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। खुशी है मुझे इस बात की। 14 के चुनाव के बाद कोई विपक्ष नहीं था, क्योंकि 10% की शर्त कोई पार्टी पूरा नहीं करती। 19 के चुनाव के बाद कोई विपक्ष नहीं था, क्योंकि कोई पार्टी 10% की शर्त पूरी नहीं करती थी। मुझे याद है, मैंने तब कहा था कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है, विपक्ष चाहिए, मैं तब भी कहा करता था। और आज मैं इस बात की कांग्रेस को बधाई देता हूं, बधाई दे रहा हूं कि बहुत वर्षों के बाद भारत में एक विपक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा। लोकतंत्र का रथ पक्ष और विपक्ष के दो पहियों के साथ चलता है। एक पहिए से लोकतंत्र का रथ नहीं चल सकता, और विपक्ष न होने का नुकसान हुआ हमको। विपक्ष न होने का नुकसान ये हुआ, हम में थोड़ा अहंकार आया, ओवर एस्टिमेट आया। अब की बार 400 पार, क्या ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की। अब की बार 400 पार। विपक्ष न होने के कारण, अच्छा विपक्ष न होने के कारण, बहुमत होते हुए भी कुछ कमियां हम में आई, लेकिन इस चुनाव ने हमको खबरदार कर दिया। भारत की जनता को बधाई देता हूं, उन्होंने सरकार भी हमारी बना दी। अच्छे कामों का, जो 10 साल में शानदार काम इस देश में हुए, उन सब के कारण
एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाई, मैं जनता को बधाई देता हूं। लेकिन लोकतंत्र को अधूरा नहीं रखा, एक विपक्ष भी बनाया। लेकिन मैं उस विपक्ष को कहना चाहता हूं, क्योंकि आज अखबार देखी तो सबसे पहले खबर पर ही नजर पड़ी, श्री राहुल गांधी जी ने संविधान पकड़ा हाथ में और कह रहे हैं संविधान पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनकी पार्टी ने 50 साल पहले इसी संविधान को रौंद दिया था, संविधान के फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर दिया था, तो जहां मैं बधाई दूंगा कि देश में विपक्ष आया है 10 साल के बाद, मैं ये भी चाहूंगा कि विपक्ष बिहेव करे, सकारात्मक काम करे। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं है। देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। लोकतंत्र के दो पहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों चलते हैं तो लोकतंत्र चलता है। लेकिन आज पहिए चलते नहीं हैं, ब्रेक लगाते हैं। विरोध के लिए विरोध किया जाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपको हैरानी होगी। 1970 के लगभग जब मैं पहली बार विधानसभा का सदस्य बना, तब क्या परंपरा थी हिमाचल की विधानसभा के अंदर, जब हम बजट पर बोलते थे तो बजट की बहस विपक्ष शुरू करता था, तो बजट पर बोलते हुए सबसे पहले हम बजट की अच्छी बातों के लिए सरकार की तारीफ करते थे। आज मैं ये बात कहता हूं तो लोग हैरान हो जाते हैं। इतना बड़ा बजट होता है, कुछ तो अच्छी बातें होती हैं। तो मैंने कई बार बजट भाषण पर भाषण देते हुए सबसे पहले धन्यवाद किया है डॉक्टर परमार का, कांग्रेस नेताओं का, कि ये योजना बहुत अच्छी है लेकिन पैसा कम है, बढ़ाइए। पहले अच्छी बातों की तारीफ करने के बाद फिर आलोचना करते थे। आलोचना में कोई कमी नहीं रहती थी। विपक्ष केवल विरोध के लिए नहीं है, विपक्ष स्वस्थ होना चाहिए। जहां मैं बधाई दे रहा हूं कि विपक्ष हुआ है, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं केवल विरोध के लिए विपक्ष नहीं होना चाहिए। देश के भले के लिए विपक्ष कोई बात कहे तो मेरा ये कहना है कि देश की जनता ने बहुत अच्छा चुनाव, अच्छा परिणाम, हमारी सरकार बन गई, विपक्ष मजबूत हो गया। भगवान करे विपक्ष को सद्बुद्धि मिले। मुझे डर है विरोध के लिए विरोध ना होता रहे। भगवान करे विपक्ष को सद्बुद्धि मिले, पक्ष और विपक्ष मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं, बहुत बड़ी योजनाएं बनाई है। आने वाले 5 साल का विकास भारत के इतिहास का ऐतिहासिक विकास होगा। और मुझे कुछ नहीं कहना, इतना ही कहना। सर, उपचुनावों की बात करते हैं। हिमाचल में 6 उपचुनाव पहले हुए, 3 अभी और होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? हिमाचल के चुनाव की बात मुझसे मत करिए। हिमाचल में चुनाव की बात नहीं, लेकिन हिमाचल और पंजाब में आजकल तनाव बहुत चल रहा है। पुलिस को पकड़ा जा रहा है, टैक्सी वालों को पीटा जा रहा है, इसके विषय में कुछ नहीं, तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हिमाचल में जो चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में जो हुआ है उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। सर, आप राजनीति में परिवार के खिलाफ रहे हैं, तो देरा में मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे याद आया वो दिन जब शायद भारत में एकमात्र मैं था, लोकसभा का मेंबर भी था और 2 विधानसभा का मेंबर भी था। मैं लोकसभा में चुनकर गया और मुझे तीसरे चौथे दिन भाषण करने के लिए कहा गया। मुझे लोकसभा बहुत अच्छी लगी। मैं लोकसभा की लाइब्रेरी में बैठा रहता था। मैं अटल जी के पास गया, अडवाणी जी के पास गया। मैंने कहा मुझे लोकसभा में रहने दीजिए, मैं प्रदेश में नहीं जाना चाहता। लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया।
आपको प्रदेश में जाना है, चुनाव लड़ाना है, मुख्यमंत्री बनना है। मुझे आना पड़ा और यहाँ 2 सीटों से मुझे लड़ाया गया, पालमपुर और सुलह। मैं पालमपुर से भी जीता, सुलह से भी जीता। मैं MP भी था और 2 जगह से MLA भी था, और 14 दिन के अंदर 2 जगह से मुझे रिज़ाइन करना था। मुझे आज भी याद है कितने कार्यकर्ता पीछे, लोकसभा को अपनी धर्मपत्नी को भेजो, और दूर दूर से, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दिल्ली की प्रमुख रही थी, तो उनकी तरफ से भी कि हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति की भी एक MP बन जाए, तो धर्मपत्नी को भेजो लोकसभा में, बेटे को भेजो विधानसभा में। मैं बड़ा डर गया, घबरा गया। मैंने कहा कहीं बच्चों के मन में कोई बात ना आ गई हो। एक दिन हमारे एक मित्र जो आज दुनिया में नहीं है, वो 10-15 कार्यकर्ताओं को लेकर घर आए, यही बात कहने के लिए। सौभाग्य से धर्मपत्नी खड़ी थी। धर्मपत्नी कहने क्या बात है? मैंने कहा इनसे पूछ लो क्या बात है। जब उन्होंने कहा तो मेरी धर्मपत्नी जोर से बोली, क्या कह रहे हो आप? हमारे परिवार में ये मुख्यमंत्री बन गए, और क्या चाहिए? इस परिवार से कोई नहीं होगा। ये मुझे कह लगे आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? संतोष मुझे नाराज हुई, आप इन कार्यकर्ताओं की बातें क्यों सुनते हो? 2 कार्यकर्ता चुनो और लोकसभा विधानसभा भेजो, परिवार में मुख्यमंत्री हो गया और कोई नहीं चाहिए। मेरे कुछ कहने से पहले मेरी पत्नी ने ये कह दिया, और हमने फिर मेजर खरूरिया जी नए पार्टी में आए, उनको लोकसभा के लिए और डॉक्टर शिव कुमार को विधानसभा के लिए लड़ाया और दोनों जीते। तो मैं तो उस पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी का ये विचार है। अब बदल गया सब कुछ, राजनीति बदल रही। क्या पूरे हिमाचल की कांग्रेस में कोई व्यक्ति नहीं था? पूरी कंस्टिट्यूंसी में कोई व्यक्ति नहीं था चुनाव लड़ने के लिए? मेरा ख्याल है देश में शायद ये पहली मिसाल होगी कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी को लड़ा है।